माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति पढ़ा रहा हूं, जो बीए थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को यूनिट थर्ड से समाजवादी राज्यों की भूमिका या समाजवादी राज्यों के कार्य बताया था। इस वीडियो में मैं यूनिट 4 इस वीडियो में आप लोगों को यूनिट 4 से उपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन बताने जा रहा हूं। डीकोलोनाइजेशन, तो आइए समझते हैं कि डीकोलोनाइजेशन होता क्या है। डीकोलोनाइजेशन को समझने के पहले हमको कोलोनाइजेशन को समझना होगा, उपनिवेश को समझना होगा। उसके पश्चात ही हम उपनिवेशीकरण को समझ पाएंगे। उपनिवेश, तो पहले हम उपनिवेश को समझते हैं, उसके पश्चात हम उपनिवेशीकरण को समझेंगे। जैसा कि उपनिवेश यानी कि जब कोई साम्राज्यवादी राज्य किसी दूसरे राज्य में निवेश करके उस राज्य को अपने अधीन कर लेता है, तो उसी को हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे पूरे विश्व में अधिकांश देशों पर ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन का कब्जा होता है। ये साम्राज्यवादी राज्य होते हैं जो विभिन्न देशों में जाते हैं व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के पश्चात उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। वहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को देखते हुए वह उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं, यानी अपने अधीन कर लेते हैं। जिस तरह से भारत एक उपनिवेश बन गया था, ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश बरतानिया हुकूमत का एक उपनिवेश भारत बन गया था। भारत में भी सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, और यह फिर वो तत्कालीन सम्राट से अधिकार पत्र प्राप्त कर लेती है और भारत में व्यापार करने लगती है। इसके पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व सबसे पहले भारत में कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली 1498 में यह पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली आते हैं 1498 में, और दक्षिण के राज्य कालीकट के राजा से संधि कर लेते हैं और दक्षिण के कुछ राज्यों पर यह व्यापार करने लगते हैं। इसके पश्चात 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और यह भी दक्षिण के कुछ राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये 4 कंपनियां भारत में आ जाती हैं और ये चारों भारत में व्यापार करने लगती हैं। भारत का सारा कच्चा माल ढो के अपने देश में ले जाती हैं और वहाँ से तैयार किया हुआ माल लाकर भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेचती रहती हैं। तो इन चारों कंपनियों ने मिलकर भारत का इतना आर्थिक दोहन किया, जैसा कि 1700 ईस्वी में फ्रांस के एक विद्वान हैं वर्नियर, उनका कहना है, वर्नियर का, कि भारत एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें चारों तरफ से हीरे जवाहरात, सोने चांदी आकर इकट्ठे होते हैं, लेकिन भारत से उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं है। तो भारत जो 16वीं सदी में सोने की चिड़िया कहा जाता था, 18वीं 19वीं सदी तक आते आते केवल कंकाल रह जाता है, केवल एक कंकाल रह जाता है। इतना आर्थिक दोहन होता है कि यहाँ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अकाल वगैरह अनेक प्रकार की समस्याएं विद्यमान हो जाती हैं, और इन सब का जिम्मेदार कौन होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आती है कंपनी, और इसके पश्चात 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। परंतु जो पुर्तगाली कंपनी होती है या डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसका विशेष महत्व भारत में नहीं रहता है, यानी कि भारत के राज्यों पर इसका बहुत अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल को अपने अधिकार में कर लिया था। इसी तरह से इंग्लैंड ने हॉलैंड को पराजित करके हॉलैंड की स्थिति को कमज़ोर कर दिया था। तो हॉलैंड और पुर्तगाली ये 2 कंपनियां कमज़ोर हो जाती हैं। भारत में बहुत वर्चस्व नहीं रहता है, कुछ ही राज्यों में इनका वर्चस्व रहता है, इन्हें गिने राज्यों में या नाम मात्र का इनका व्यापार भारत में रहता है।
परंतु जो मुख्य संघर्ष होता है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में होता है 1742 और 1748 और 1760 में। 1742 और 1748 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर्नाटक का युद्ध होता है 1742 में और 1748 में। 1760 में वांडीवास की लड़ाई होती है। वांडीवास की जब लड़ाई होती है तो दोनों कंपनियों के बीच, फ्रेंच कंपनी के बीच और ब्रिटिश कंपनी के बीच समझौता हो जाता है। इस समझौते के तहत अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण के कुछ राज्यों से ही संतोष करना पड़ता है, जैसे यमन, याही, दमनदीव, मछलीपट्टम, पांडिचेरी इत्यादि कुछ ही राज्यों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को संतोष करना पड़ता है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी कंपनी दक्षिण के कुछ राज्यों पर एकाधिकार स्थापित कर लेती है, वहाँ के लोगों को या उस राज्यों को गुलाम बना लेती है, जो बाद में जाकर स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात हम उसको आज़ाद करते हैं। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य पूरे भारत में हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब के साथ 1757 में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध होता है। सिराजुद्दौला के साथ युद्ध होता है। इसी तरह से 1764 में शाह आलम द्वितीय के साथ युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो इन दोनों युद्धों में वह बंगाल के नवाब को पराजित कर देती है और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। यानी कि पूर्ण रूप से 1764 से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्य स्थापित हो जाता है। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाती है, विभिन्न राजाओं को एक दूसरे से भिड़ाती है, लड़ाती है और लड़ाकर उनके राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। इस तरह से 1764 तक आते आते पूरे भारत को यह अपने कब्जे में ले लेती है। फिर जैसा कि हम देखते हैं कि 1857 में वह प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष होता है। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है और इसके बैनर तले 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, विभिन्न कंपनियां भारत में आती हैं और भारत को अपने अधीन कर लेती हैं। यानी कि भारत को क्या बना देती हैं? उपनिवेश बना देती हैं। तो जो उपनिवेश होता है वह जब साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन कोई राष्ट्र हो जाता है और साम्राज्यवादी जो ताकत होती है वहाँ के आर्थिक संसाधनों पर, राजनीतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है, तो वह प्रांत या वह राज्य क्या बन जाता है? उपनिवेश बन जाता है। जिस तरह से भारत का राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में होता है, भारत के आर्थिक और औद्योगिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में होता है। यानी कि भारत तो भारतीयों का होता है, लेकिन भारत पर शासन करने वाला कौन होता है? बरतानिया हुकूमत, यानी कि ब्रिटिश सरकार। तो इस तरह से भारत जो होता है वह ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश होता है। तो इसी तरह से फ्रांस के भी विभिन्न उपनिवेश होते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इत्यादि राज्यों को ले सकते हैं। यानी लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश उपनिवेश होते हैं। ब्रिटेन के उपनिवेश होते हैं, फ्रांस के उपनिवेश होते हैं, स्पेन के उपनिवेश होते हैं। इसी तरह से हम एशिया के कुछ कंट्री को ले सकते हैं, चीन को ले सकते हैं, श्रीलंका को ले सकते हैं, म्यांमार को ले सकते हैं या बर्मा को ले सकते हैं। इन सारे राज्यों पर विदेशी हुकूमतों का साम्राज्य स्थापित होता है और इन सभी राज्यों का नियंत्रण, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण किसके हाथ में होता है? साम्राज्यवादी राज्यों के हाथ में होता है या साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथ में होता है। तो इस तरह से जो विभिन्न देश होते हैं वो उपनिवेश बन जाते हैं। लेकिन यह उपनिवेश लंबे समय तक तो बना रहा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है, राष्ट्रवादी चेतना उत्पन्न होती है, राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है, राष्ट्रवाद
जागृत होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, समझने पर मजबूर हो जाते हैं। विभिन्न देशों के स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हैं तो स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हुए वह विद्रोह करने लगते हैं, जिससे कि वहाँ की जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं फिर वह वापस जाने लगती हैं। तो साम्राज्यवादी ताकतों को राज्यों से या उपनिवेशी राज्यों से वापस जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विउपनिवेशीकरण कहते हैं, यानी कि उपनिवेशों का समाप्त होना, उपनिवेशों का समाप्त होना। तो विउपनिवेशीकरण क्या है? साम्राज्यवादी राष्ट्रों की अधीनता से उपनिवेशी राष्ट्रों के स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र की निर्माण की प्रक्रिया को विउपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी विउपनिवेशीकरण क्या है कि साम्राज्यवादी ताकतों की अधीनता से या साम्राज्यवादी राष्ट्रों की अधीनता से जो उपनिवेशी राष्ट्र होते हैं, जब वह स्वतंत्र होते हैं तो उनके स्वतंत्र होने की प्रक्रिया को और संपन्न होने की प्रक्रिया को ही हम विउपनिवेशीकरण कहते हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशी राष्ट्रों पर बाह्य राजनीतिक संप्रभुता का परित्याग करना तथा उनको स्वतंत्रता प्रदान करना एवं राष्ट्र राज्यों को सत्ता हस्तांतरण करना ही विउपनिवेशीकरण है। ये जो विउपनिवेशीकरण है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1932 में जर्मन विद्वान मोरिस जूलियस बान के द्वारा किया गया। किसका? इस शब्द का प्रयोग उपनिवेशीकरण, विउपनिवेशीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? 1932 में जर्मन विद्वान मोरिस जूलियस बान के द्वारा किया गया। इन्होंने समाज विज्ञान के विश्वकोश के साम्राज्यवाद पर लिखे गए एक खंड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। तो विउपनिवेशीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1932 में जर्मन विद्वान मोरिस जूलियस बान के द्वारा किया जाता है। जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया होती है वह उपनिवेशी राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही प्रारंभ होती है। जब विभिन्न उपनिवेशी राष्ट्रों में राष्ट्रवाद का उदय होता है तभी धीरे धीरे विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब विभिन्न साम्राज्यवादी राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन आदि पश्चिमी यूरोपीय देशों ने एशियाई, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था या इन राष्ट्रों को अपने अधीन कर रखा था। तो मुख्य साम्राज्यवादी ताकत कौन होती हैं? ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, हॉलैंड। ये बहुत बड़ी व्यापारिक देश होते हैं जो विभिन्न देशों से व्यापार करते हैं। और कहाँ कहाँ व्यापार किए? यह लैटिन अमेरिका के देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में इन्होंने व्यापार किया। उन लैटिन अमेरिका के देशों को इन्होंने गुलाम बना लिया। एशियाई देशों में इन्होंने व्यापार किया, एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्होंने व्यापार किया। यानी कि मूलतः जो उपनिवेश थे वह लैटिन अमेरिका, एशियाई और अफ्रीका के देश थे। और गुलाम किसने बना रखा था? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने इनको गुलाम बना रखा था। इस तरह से जब उपनिवेशी राष्ट्रों में अपने राष्ट्र के प्रति जब राजनीतिक चेतना जागृत होती है तो उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, जिससे बाध्य होकर उन्हें उपनिवेशी राष्ट्रों को छोड़ना पड़ा या छोड़कर भागना पड़ा या स्वतंत्र करना पड़ा। तो आइए हम देखते हैं कुछ देशों को जिनको विभिन्न साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने गुलाम अपना बना लिया था या उपनिवेश बना लिया था। जैसे पुर्तगाल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, स्पेन है। ये विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतें थी उस समय थी, इसमें नहीं है, उस समय थी साम्राज्यवादी ताकतें जो विभिन्न देशों में व्यापार करने के लिए जाती थी और व्यापार करने के पश्चात वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको गुलाम कर लेती थी या उसको अपने बस में कर लेती थी। वहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेती थी, शासन अपने हिसाब से चलाती थी, आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लेती थी। आर्थिक संसाधनों का इतना दोहन उन्होंने किया, इतना दोहन किया कि ये देश कमज़ोर हो गए थे। यानी कि एकदम जब ये साम्राज्यवादी ताकतों ने देश को छोड़ना शुरू किया तो देश एकदम से कमज़ोर हो गया था। उसको विकास करने में या खड़े होने में दशकों लग गए थे। तो जो विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं, जैसे पुर्तगाल
हमने आपको बताया कि पुर्तगाल ने भारत के भी कुछ राज्यों पर कब्जा कर रखा था। अंगोला में उसने कब्जा कर रखा था, मोजाम्बिक और गायना बिसाऊ। इसी तरह से फ्रांस अल्जीरिया को कब्जा कर रखा था, जिसको कि 1954 और 1960 में आज़ाद किया गया। वहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष होता है और फ्रांस को अल्जीरिया को छोड़ना पड़ता है। वियतनाम को, मोरक्को को, ट्यूनीशिया को। इसी तरह से ब्रिटेन को देख सकते हैं। यह एशिया के कुछ राज्यों में जैसे भारत, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह विभिन्न एशिया के कुछ राष्ट्रों पे कब्जा कर रखा था। अफ्रीका में कब्जा कर रखा था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर असहयोग आंदोलन करते हैं। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ असहयोग आंदोलन करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान या सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के प्रयासों से अफ्रीकियों के कुछ दुख दूर होते हैं और बाद में अफ्रीका भी स्वतंत्र हो जाता है। इसी तरह से हम लैटिन अमेरिका के राज्यों को देख सकते हैं, जैसे कि 13 राज्य, लैटिन अमेरिका के 13 राज्य ब्रिटेन के कब्जे में होते हैं। ब्रिटेन के कब्जे में होते हैं तो 17 राज्य स्पेन के कब्जे में होते हैं। 17 राज्य स्पेन के कब्जे में होते हैं। तो ये विभिन्न राज्य स्पेन और ब्रिटेन के कब्जे में होते हैं। जर्मनी भी साम्राज्यवादी ताकत थी, लेकिन जर्मनी ने केवल कुछ ही राष्ट्रों को कब्जा कर रखा था, जैसे कि नामीबिया को, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। नामीबिया भी बाद में जर्मनी के अधीनता से मुक्त होता है। स्पेन भी लैटिन अमेरिका के विभिन्न राज्यों पर कब्जा कर रखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतें जो होती हैं, यह विभिन्न देशों को अपने अधीन कर लेती हैं। ये विभिन्न देशों को अपने अधीन कर लेती हैं और वहाँ के आर्थिक संसाधनों पर, राजनीतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं, यानी कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं और वहाँ के आर्थिक संसाधनों पर और राजनीति पर या शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं और अपने हिसाब से वहाँ का शासन संचालन करती हैं। तो इस तरह से ये देश पूर्ण रूप से गुलाम बन गए थे, विदेशी हुकूमत के गुलाम बन गए थे। जैसा कि अमेरिका में 1776 में स्वतंत्रता संघर्ष होता है। अमेरिका में हम देखते हैं 1776 में स्वतंत्रता संघर्ष होता है। ब्रिटेन के विरुद्ध, यानी कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष होता है 1776 में, और ब्रिटिश सरकार मजबूर होकर 13 राष्ट्रों की स्वतंत्रता की घोषणा कर देती है। यानी कि 1783 ईस्वी में ब्रिटेन ने 13 राज्यों को उपनिवेश से बाहर कर देती है। 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1821 में ग्रीक की आज़ादी होती है या ओटोमन साम्राज्य से मुक्ति पाती है। 1902 में क्यूबा को स्वतंत्रता दी गई स्पेन के विरुद्ध। 1902 में क्यूबा को स्वतंत्रता दी जाती है। क्यूबा के ऊपर स्पेन ने अधिकार कर रखा था। क्यूबा के ऊपर किसने अधिकार कर रखा था? स्पेन ने अधिकार कर रखा था। तो 1902 में क्यूबा को स्वतंत्रता दी जाती है। तो 1821 में ग्रीक को ओटोमन साम्राज्य से मुक्ति मिलती है। 1902 में क्यूबा को मुक्ति मिलती है। क्यूबा स्पेन से आज़ाद होता है। इसी तरह से 1916 में पोलैंड को आज़ादी मिलती है। 1919 में अफगानिस्तान को आज़ादी मिलती है। 1919 में अफगानिस्तान को ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है। 1943 में लेबनान को फ्रांस से आज़ादी मिलती है। 1943 में लेबनान को फ्रांस से आज़ादी मिलती है। 1947 में भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है। 1970 में मस्कट और ओमान को ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है। इसी तरह से 1982 में कनाडा को ब्रिटेन से मुक्ति मिलती है। 1982 में कनाडा भी स्वतंत्र होता है और कनाडा का संविधान बनता है। ब्रिटिश सरकार के अधीन कनाडा का संविधान बनता है। 1982 में कनाडा ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र होता है। 1997 में हांगकांग ब्रिटेन से स्वतंत्र होता है। 2006 में मोंटेनेग्रो को सर्बिया से आज़ाद किया गया था। इसी तरह से 1910 में दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद किया गया था। 1910 को दक्षिण अफ्रीका से आज़ाद किया गया और इसको ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट की संज्ञा दी गई। और 1934 में इसको संप्रभु राष्ट्र की संज्ञा दी गई। 1934 तक यह ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत कार्य करता रहा, 1934 तक। और 1934 में दक्षिण अफ्रीका को संप्रभु राष्ट्र की संज्ञा दी गई, संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया। और 1961 में यह दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल से बाहर हो जाता है। यह राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जो ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, जो ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था। उपनिवेशों को छोड़ने के पश्चात उसने उन विभिन्न उपनिवेशों को राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया था।
लेकिन कुछ देश धीरे धीरे राष्ट्रमंडल से बाहर होते चले गए, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका 1934 में संप्रभु राष्ट्र की घोषणा होती है, 1961 में राष्ट्रमंडल से बाहर हो जाता है। इसी तरह से 1957 में घाना को स्वतंत्र किया गया। 1960 में नाइजीरिया, टोगो, कैमरून और सोमालिया को स्वतंत्र किया गया। विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतों से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। तो स्वतंत्र होने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विउपनिवेशीकरण कहते हैं। जो यह स्थिति होती है, विउपनिवेशीकरण की स्थिति होती है, यह विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू होता है और 1945 में यह समाप्त होता है। यानी कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होती है। और विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को हम विभिन्न दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। जैसे पहला दृष्टिकोण है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन देश कब कब आज़ाद होते हैं साम्राज्यवादी ताकतों से। तो हम विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को कुछ शीर्षकों के अंतर्गत समझते हैं कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया हुई कैसे। पहला राष्ट्रवाद का उदय। जब विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि जब उनको चेतना पनपी, उनको ज्ञान हुआ कि ये विदेशी हुकूमत हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और हमारे संसाधनों को लेकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों को या कच्चा माल को लेकर अपने देश जा रहे हैं, वहाँ से तैयार करके माल, हमारा ही माल हम ही को बेच रहे हैं। हमारा कच्चा माल तैयार करके ले जाते हैं और हम ही को बेचते हैं ऊंचे दामों पर, और हमारे देश के ऊपर ये शासन कर रहे हैं। हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। यह देश हमारा है, यह घर हमारा है, और हमारे देश के ऊपर विदेशी हुकूमत का साम्राज्य स्थापित कर दिया गया, साम्राज्य स्थापित हो गया है। तो हम विदेशी साम्राज्यों को कैसे अपने देश से बाहर निकालें या अपने देश से कैसे इनको खदेड़ें, अपने देश से कैसे बाहर निकालें, इनके विरुद्ध कैसे विद्रोह करें। तो धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का संचार होता है और वह विभिन्न देशों के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं, विभिन्न देशों के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं। जैसे कि 1776 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि उसके पहले 1688 में, इसके पहले हम देख सकते हैं कि 1688 में ब्रिटेन में क्रांति होती है। ब्रिटेन में गौरवमय क्रांति होती है। उन क्रांतियों के बारे में विभिन्न राष्ट्रों ने पढ़ा, विभिन्न राष्ट्रों ने सुना। 1776 में अमेरिका में जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई, उसको लोगों ने सुना या देखा या उसको समझा। इसके पश्चात 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर। फिर 1917 में हम देख सकते हैं कि रूस में क्रांति होती है, जारशाही शासन के विरुद्ध क्रांति होती है। तो और जैसा कि भारतीयों ने जॉन मिल्टन की रचनाओं को पढ़ा और यूरोपीय स्वतंत्रता के संघर्ष को पढ़ा, यूरोप के विचारों को पढ़ा और विचारों से अवगत होकर या उन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से अवगत होकर यह भी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार हो गए। जैसा कि विदेशी ताकतों के विरुद्ध भारत में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है और फिर कांग्रेस के बैनर तले स्वराज के लिए आंदोलन चलने लगता है और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलता है, यानी कि उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन चलता है। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल जो होता है 1885 से 1905 का काल होता है। उसके पश्चात 1905 से लेकर 1919 तक यह उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल होता है। इसमें बाल पाल लाल जैसे नेता होते हैं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेता होते हैं जो ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। वह ब्रिटिश सरकार को किसी तरह से भारत से बाहर निकाल देना चाहते हैं। इसके लिए वह सशस्त्र विद्रोह करने के लिए भी तैयार होते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन चलता है। जैसे कि 1920 में असहयोग आंदोलन चलता है। 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन चलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है या नमक आंदोलन, या इसको हम दांडी मार्च कहते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। और इस तरह तब जाकर कहीं भारत को आज़ादी मिली, यानी कि लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। इसी तरह से विभिन्न प्रांत होते हैं, अमेरिका भी होता है, अमेरिका को भी लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिलती है, नाइजीरिया को मिलती है, क्यूबा को मिलती है, विभिन्न राष्ट्रों को मिलती है। लंबे समय तक वह साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ते रहे, उसके बाद वह आज़ादी मिली थी। तो जब विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ तो राष्ट्रीय चेतना उनके अंदर जागृत होती है और वह विदेशी सरकार के प्रति या साम्राज्यवादी सरकार के प्रति उनका असंतोष उत्पन्न हो जाता है और वह उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और विदेशी सरकार या जो साम्राज्यवादी सरकार होती है उस संघर्ष को अधिक दिनों तक एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और धीरे धीरे उन राष्ट्रों को छोड़ने के बारे में सोचने लगती है। ऐसा राष्ट्रवादियों का कहना है, यानी कि ऐसा राष्ट्रवादियों का कहना है कि जब राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है तब धीरे धीरे लोगों के मन में साम्राज्यवादी राष्ट्रों के प्रति देश की भावना पैदा होती है और फिर इनके विरुद्ध संघर्ष होने लगते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। यह पहला दृष्टिकोण है राष्ट्रीय दृष्टिकोण या राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत मैंने बताया कि राष्ट्रवाद का उदय यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो विचारक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आधार मानकर विउपनिवेशीकरण की बात करते हैं वह मानते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय ही विउपनिवेशीकरण का मुख्य कारण था। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं ऐसे विचारक यह कहते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो इस विश्व युद्ध के दौरान जो साम्राज्यवादी राष्ट्र होते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था, फ्रांस कमज़ोर हो गया था। ये साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं, यह उस समय की पावरफुल कंट्री होती हैं, तो यह कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि 1939 और 1945 के दौरान जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर लगातार जर्मनी के ऊपर बमबारी की और ब्रिटेन की जो बकिंघम शहर की जो गलियां होती हैं वह लाशों से पट जाती हैं, यानी कि जन धन की व्यापक हानि होती है। इसी तरह से फ्रांस भी बुरी तरह से परास्त हो जाता है जर्मनी से, और फ्रांस जब परास्त हो जाता है तो वह ब्रिटेन की सहायता लेता है और इस तरह से जो मित्र राष्ट्र होते हैं वह एक तरफ हो जाते हैं, शत्रु राष्ट्र एक तरफ हो जाते हैं। शत्रु राष्ट्र जर्मनी होता है, इटली, जापान, ये शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। और मित्र राष्ट्र की श्रेणी में कौन आते हैं? ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका, बाद में अमेरिका भी शामिल हो जाता है। तो ये इनके साथ जितने लोग होते हैं वह मित्र राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं और इनके साथ जितने लोग होते हैं, जितने राष्ट्र होते हैं वह शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश साम्राज्यवादी राष्ट्र कमजोर हो चुके थे और जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत ही जैसा कि 1920 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर विभिन्न देशों के द्वारा 1941 में अटलांटिक चार्टर बनाया जाता है। अटलांटिक चार्टर 1941 में। इसके तहत सभी राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था, यानी कि वह अपना निर्णय खुद कर सकते हैं। आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था और इस अधिकार के द्वारा जब लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना शुरू हुआ, विभिन्न राष्ट्रों को आत्मनिर्णय मिलने का अधिकार शुरू हुआ, तो उन्होंने विदेशी हुकूमतों के प्रति विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्योंकि इनका सफाया ये राष्ट्र कमजोर हो गए थे, साम्राज्यवादी ताकत जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, हॉलैंड है, ये सब कमज़ोर हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली महाशक्ति होती है अमेरिका, जो पूंजीवादी राष्ट्र जिसको हम कहते हैं अमेरिका। ये अमेरिका जो होता है इसको पूंजीवादी देश कहा जाता है। और दूसरी होती है रसिया, जिसको हम साम्यवादी कहते हैं, साम्यवादी कंट्री। ये दो महाशक्तियों का उदय होता है। पूंजीवादी देश यानी कि अमेरिका चाहता था कि अधिकांश देश उसके तरफ हो और साम्यवादी देश रूस चाहता था कि अधिकांश देश उसके तरफ से हो। तो ये दोनों राष्ट्र औपनिवेशिक शासन के खिलाफ थे। ये दोनों राष्ट्र नहीं चाहते थे किसी राष्ट्र को हम अपने अधीन कर लें, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लें। इसलिए ये दोनों राष्ट्र मिलकर विभिन्न इन पर दबाव डालने लगे। जैसे कि 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने
फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री और चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक इत्यादि विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने ब्रिटेन के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। भारत को आज़ाद कर दिया जाए तो ब्रिटेन को भारत को आज़ाद करना पड़ा। और 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव होता है और संविधान सभा का जब चुनाव हो जाता है तो भारत की संविधान सभा बनती है, वह संविधान बनाती है और इस तरह से 1947 में भारत को यह छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये कमज़ोर हो चुके थे और पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, एक पूंजीवादी गुट, दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका होता है और साम्यवादी गुट का नेता रूस होता है। तो जैसा रूस होता है तो इन विभिन्न कारणों से विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तीसरा मिथक होता है, यह तो तीसरा है, दूसरा है। अब तीसरा मिथक होता है, तीसरा मिथक था वह यह था कि विभिन्न उपनिवेशी राष्ट्रों को यह भय था कि यूरोपीय राष्ट्रों को कोई पराजित नहीं कर सकता है, यूरोपीय अपराजेय है, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन जब जापान ने चीन के कुछ प्रांतों पर अधिकार कर लिया, जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उन पर कोई अधिकार स्थापित कर लिया, इटली ने अबिसीनिया को पराजित कर दिया, तो लोगों को यकीन हो गया कि यह केवल हम लोगों का भय है, जैसे कि जापान जो खुद इतना छोटा है उसने चीन को परास्त कर दिया था। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलनी शुरू हुई कि हम भी संगठित होकर आंदोलन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं। जैसा कि 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, उसमें जापान ने ब्रिटिश के उपनिवेशों पर आक्रमण कर दिया था। जैसे जापान सिंगापुर मलाया को जीतते हुए भारत तक पहुंच गया था, यानी कि भारत उसमें ब्रिटेन के कब्जे में था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारत के असम तक वो पहुंच गया था। तो इससे लोगों की आंख खुली कि जापान जैसे छोटे से राष्ट्र ने यूरोपीय महाशक्ति को पराजित कर दिया है, ब्रिटेन जैसी महाशक्ति को पराजित कर दिया है, जो ब्रिटेन इतने देशों को अपने अधीन बना रखा है। तो इस तरह से लोगों का मिथक टूट गया कि यूरोपीय अपराजेय है, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे लोगों में राजनीतिक चेतना का संचार पैदा होता है, और लोग यूरोपीय ताकतों के, यूरोपीय राष्ट्रों के विरुद्ध हो जाते हैं। यूरोपीय राष्ट्रों का मतलब यहाँ है साम्राज्यवादी राष्ट्रों से विरुद्ध हो जाते हैं और वह संघर्ष करते रहते हैं और धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी विश्लेषण किया कि विभिन्न राष्ट्रों ने कब कब स्वतंत्रता प्राप्त की थी। चौथा दृष्टिकोण है साम्राज्यवादी ताकतों का कमजोर होना। साम्राज्यवादी ताकतों या राष्ट्रों का कमजोर होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी साम्राज्यवादी राष्ट्र थे सब कमजोर हो चुके थे और उनमें स्वयं आंतरिक विरोध उत्पन्न हो गया था। जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनमें आंतरिक विरोध उत्पन्न हो गया था। वहाँ की जनता स्वयं नहीं चाहती थी कि विभिन्न देशों को उपनिवेश बनाए रखा जाए या विभिन्न राष्ट्रों को कब्जे में रखा जाए। यह खुद चाहते थे कि उन राष्ट्रों को भी आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उन राष्ट्रों को स्वतंत्र होना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ये राष्ट्र अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और उपनिवेशों का बोझ वहन करना इनके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उपनिवेशों में शासन करने के लिए सैनिक क्षमता चाहिए था, आर्थिक संसाधन चाहिए था और जो इनके बस में नहीं थे, जिसको अब यह वहन नहीं कर सकते थे, यानी कि सैनिक संसाधनों को, आर्थिक संसाधनों को ये वहन नहीं कर सकते थे, प्रशासनिक मामलों के विभिन्न विषयों को ये वहन नहीं कर सकते थे। इसके लिए बजट की आवश्यकता चाहिए थी और बजट वहन करने के पक्ष में ये नहीं होते हैं, इसलिए यह विभिन्न राष्ट्रों को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझते हैं। और तीसरी बात यह थी कि विभिन्न देशों में उस समय लोकतांत्रिक सरकार का उदय हो रहा था। विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक सरकार का उदय हो रहा था और लोकतांत्रिक सरकार का जब उदय हो रहा था तो अब उपनिवेशी उन लोकतांत्रिक सरकारों और तो यह साम्राज्यवादी राष्ट्र, विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक सरकार का उदय हो रहा था, तो जो साम्राज्यवादी राज होते हैं वह उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे। जैसे कि स्वयं भारत में 1935 में भारतीय शासन अधिनियम कानून बना और 1935 के तहत 1937 में
जितने भी राष्ट्र थे भारत में, भारत के विभिन्न राज्यों में चुनाव कराए गए, भारत के विभिन्न राज्यों में चुनाव कराए गए, और विभिन्न राज्यों में जब चुनाव कराए गए तो ब्रिटिश अधिकारियों को इन नेताओं के संरक्षण में रहना होता था, इन नेताओं के संरक्षण में होना रहता था, यानी कि ब्रिटिश सरकार को इन प्रांतीय सरकार के अधीन रहना होता था, जो कि उनको नागवार लगता था। तो ऐसे में उन्होंने देश को छोड़ना ही उचित समझा था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि 1945 में जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही ब्रिटेन में उदारवादी दल की सरकार होती है, और उदारवादी दल नहीं चाहती थी कि विभिन्न देशों को गुलाम बनाए रखा जाए। और इसके प्रधानमंत्री होते हैं एटली, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री होते हैं, और एटली ने यह घोषणा कर दी थी विभिन्न देशों को स्वतंत्र करने की। तो एटली ने विभिन्न देशों को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी। फिर ब्रिटेन के प्रयास से विभिन्न देश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। तो इस तरह से विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रवादी आंदोलनों की भूमिका रही, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो हलचल पैदा हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसकी भूमिका रही, और तीसरी जो भूमिका होती है वह ब्रिटेन में उदारवादी दल की सरकार के गठन की होती है। उदारवादी दल की सरकार ने विभिन्न देशों को स्वतंत्रता स्वराज प्रदान करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि जब विउपनिवेशीकरण होता है तो उसका परिणाम क्या हुआ। विउपनिवेशीकरण के परिणाम, वैसे जो विउपनिवेशीकरण है इसको मैंने आपको संक्षेप में बताया, क्योंकि अगर इसको बताया जाए तो बहुत ये लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा विषय है विउपनिवेशीकरण। क्योंकि विभिन्न राष्ट्र जो होते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, हांगकांग, विभिन्न जो एशियाई के राष्ट्र होते हैं, अफ्रीकी राष्ट्र होते हैं, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र होते हैं, विभिन्न राष्ट्र इस साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन थे। और विभिन्न राष्ट्रों के स्वतंत्रता संघर्ष का या विभिन्न राष्ट्रों के उपनिवेशीकरण का अलग अलग से वर्णन करना काफ़ी कठिन और दुष्कर कार्य है, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए इस वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैंने बहुत ही संक्षेप में विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया बताई है। तो आइए देखते हैं विउपनिवेशीकरण के परिणाम। तो जब उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सबसे पहले नए व स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होता है। नए व स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होता है, जैसा कि एशिया के नवोदित राष्ट्र होते हैं, अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र होते हैं, और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र होते हैं। तो इन विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होता है, वहाँ पर सरकार बनती है। चूँकि इनका आर्थिक दोहन हो चुका था, और कुछ ऐसे राष्ट्र होते हैं जो इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अधीन हो चुके थे, और इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अधीन रहकर ही अपना विकास कार्य करना चाहते थे। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में बदलाव। जैसा कि 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो कि पूर्ण रूप से असफल हो गई थी, लेकिन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तो उसकी कार्यप्रणाली में बदलाव आता है। वह सभी देशों के आज़ादी का पथ दर होता है, सभी देशों की स्वतंत्रता का पथ दर होता है, सभी देशों के विकास का पथ दर होता है। इसलिए वो सभी देशों को आज़ादी करने के लिए, सभी देशों को आज़ाद और स्वतंत्र करना चाहता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में बदलाव हो जाता है। जैसा कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किया, और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 193 हो गई है। 193 सदस्य देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तृतीय विश्व का उदय होता है। यह तृतीय विश्व क्या है? जो बहुत ही कमज़ोर राष्ट्र हैं। तृतीय विश्व क्या है? यह कमज़ोर राष्ट्र हैं। अब इनको अल्प विकसित राष्ट्र कहा जाता है। तृतीय राष्ट्र को अल्प विकसित राष्ट्र कहा जाता है। जैसे कि पूरा विश्व 3 भागों में बढ़ गया। एक विकसित राष्ट्र और दूसरा विकासशील राष्ट्र और तीसरा अल्प विकसित राष्ट्र। तो जो तृतीय विश्व हैं वह अल्प विकसित राष्ट्र हैं, क्योंकि इनका आर्थिक संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन हो गया था, और इनको आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी समय का सामना करना पड़ा। वैसे भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन जब भारत को भी आज़ाद किया गया था तो भारत भी उसमें तृतीय विश्व के अंतर्गत शामिल था, लेकिन भारत ने जल्द ही अपना विकास कर लिया, और तृतीय विश्व से वह बाहर आकर भारत विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है।
उपनिवेशीकरण के पश्चात जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय होता है। एक पूंजीवादी गुट जो कि जिसका पक्षधर अमेरिका होता है, दूसरा साम्यवादी गुट जिसका पक्षधर होता है रूस। तो अमेरिका यह नहीं चाहता है कि विभिन्न देशों में साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो, तो विभिन्न देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित न हो, इसके लिए यह विभिन्न देशों को स्वतंत्र करना चाहता था और विभिन्न देशों को अपने ऊपर निर्भर करना चाहता था। यही कंपटीशन रूस के भी तरफ था। रूस ये चाहता था कि पूंजीवाद का प्रचार प्रसार न हो, विभिन्न राष्ट्र पूंजीवादी पद्धति को न अपनाएं। तो इस तरह से दोनों राष्ट्रों ने मिलकर उपनिवेशीकरण का विरोध किया, उपनिवेशीकरण का विरोध किया और सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की बात कही थी। राष्ट्रवाद का उदय, जैसा कि हमने बता दिया है कि राष्ट्रवाद का उदय होता है, और राष्ट्रवाद का जब उदय होता है तो विभिन्न देश धीरे धीरे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगते हैं साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध और अपने देश को आज़ाद कराने लगते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को महत्व, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को महत्व, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब विभिन्न राष्ट्र आज़ाद होते हैं, तो ये विभिन्न द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, एक साम्यवादी गुट होता है और एक पूंजीवादी गुट होता है, यानी कि अमेरिका और रूस। तो जो देश न तो अमेरिका में मिलना चाहते थे, न तो साम्यवादी देश रूस में मिलना चाहते थे, उन्होंने इन दोनों से बिल्कुल तटस्थ रुख अपनाया, यानी कि न तो हम अमेरिका के साथ रहेंगे न तो रूस के साथ रहेंगे, हम बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, बल्कि जो सही है वही हम कहेंगे। तो इन तटस्थ राष्ट्रों ने मिलकर एक समूह बनाया जिसको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में बेलग्रेड में पहला सम्मेलन इसका होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है 1961, 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड में पहला सम्मेलन होता है और इसमें विभिन्न राष्ट्र शामिल हो जाते हैं। इसके जो कर्णधार होते हैं, इसके जो संस्थापक होते हैं वह मार्शल टीटो होते हैं, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति। यूगोस्लाविया जो कि सर्बिया से मुक्त हुआ था, उसके राष्ट्रपति मार्शल टीटो होते हैं। भारत जो ब्रिटेन से मुक्त हुआ था, उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसी तरह से मिस्र के शासक अब्दुल नासिर होते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो होते हैं और घाना के राष्ट्रपति क्वामे इंक्रुमा होते हैं। घाना के राष्ट्रपति क्वामे इंक्रुमा होते हैं। इन सभी ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया और इसका उद्देश्य रखा गया तटस्थता का, कि वह अमेरिका और रूस से तटस्थ नीति अपनाएगा, जो सही होगा वही निर्णय लेगा, उसी को वह फॉलो करेगा। तो इसका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो कार्यालय है ये जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया, जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इसमें 120 देश हैं और 16 पर्यवेक्षक देश हैं। 120 देश हैं और 16 पर्यवेक्षक देश हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है यूएसए या यूएसएसआर से बिल्कुल अलग रहना। तो जैसा कि यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, 1991 में इसका विघटन हो जाता है। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात अब केवल एक ही महाशक्ति बचती है, वह अमेरिका। लेकिन वर्तमान में अमेरिका के पैरेलल विभिन्न शक्तियां उभर रही हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको विउपनिवेशीकरण क्या है और कौन कौन से देश उपनिवेश थे, विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, विउपनिवेशीकरण के कारण क्या थे, विउपनिवेशीकरण के परिणाम क्या हुए, इन सब से अवगत कराया बहुत ही संक्षेप में, और इतना आप लोगों के एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका। विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका। विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका मतलब कौन से राज्य, यही अल्प विकसित राज्यों की क्या भूमिका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।